नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 सन 1857 की महान क्रांति के विषय में, जिसका यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन, कॉजेज एंड बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट देखा और अब उससे आगे की कहानी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए, इस पूरे टॉपिक को मैंने 6 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से हमने 3 टॉपिक जो है स्टार्टिंग के, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्ट, मेजर कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट और बिगिनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द रिवोल्ट, ये 3 टॉपिक्स हमने जो है लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे, जो पार्ट फर्स्ट है इस पूरे लेक्चर का। और पार्ट सेकंड यानी आज हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स है, तो आज हम इनको कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार मेरठ में सिपाही क्रीस्ट कार्टेजेस के प्रयोग से मना कर देते हैं और 10 मई 1857, ये तारीख आपको याद रखनी है, 10th of May 1857 को सिपाहियों की पूरी टुकड़ी जो है दिल्ली की तरफ चल पड़ती है। और जब ये मेरठ के सिपाही यानी जो मेरठ से चले थे दिल्ली पहुंचते हैं अगली सुबह, तो वहां पर इनको लोकल इन्फेंट्री भी ज्वाइन कर लेती है और ये लोग अपने इंग्लिश ऑफिसर्स की हत्या कर देते हैं और दिल्ली को सीज कर देते हैं, अर्थात दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। वहीं बहादुर शाह जफर को बादशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया जाता है और जल्द ही दिल्ली विद्रोह का केंद्र व बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीक बन जाते हैं। शुरुआती प्रतिरोध के बाद बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं और अन्य शासकों को पत्र लिखकर एक सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान करते हैं। उधर पूरे बंगाल में आर्मी में रिवोल्ट फैल जाता है। देखते ही देखते अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार के बड़े क्षेत्र में, पूर्वी पंजाब आदि क्षेत्रों में विद्रोह फूट पड़ता है। हालांकि कई रियासतों में शासक वर्ग अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, मतलब विद्रोह से दूर रहे, पर वहां के सैनिकों ने विद्रोह में भाग लिया, जैसा कि इंदौर और ग्वालियर में भी हुआ। राजस्थान, महाराष्ट्र आदि के सीमित क्षेत्रों में भी विद्रोह हुआ। हालांकि इस विद्रोह का मुख्य केंद्र जो था वो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत का कुछ एक क्षेत्र था। इस विद्रोह की वास्तविक शक्ति थी हिंदू और मुस्लिम एकता। तो चलिए अब देखते हैं इस विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्व करता थे। देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां के नेतृत्व में, तो वहीं कानपुर में नाना साहेब और तांत्या तोपे, और साथ ही इनके एक और साथी थे अजीमुल्ला। ही वॉज वेरी लॉयल टू नाना साहेब, बोथ तांत्या तोपे एंड अजीमुल्ला बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उनका पुत्र बिरजिस कादिर, जिसे अवध का नवाब घोषित किया जा चुका था। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता का परिचय दे रहे थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों से। देखिए, दिल्ली में मैंने आपको बताया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर केवल नाम मात्र के, यानी हम बोल सकते हैं डी जोरे हेड थे। वास्तविक तौर पे बख्त खां जो इनके कमांडर इन चीफ थे वो नेतृत्व कर रहे थे। ये जो थर्ड कॉलम है इसमें उन ब्रिटिश जनरल का नाम बताया गया है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स जिन्होंने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। जैसे दिल्ली में जॉन निकलसन, मेजर हडसन और विलोबी, ये जो हैं ये 3 ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। वहीं कानपुर में नाना साहेब, तांत्या तोपे और उनके एक और साथी अजीमुल्ला, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और जो ब्रिटिश जनरल जिसने इस आंदोलन को दबाया वो व्हीलर और कैंपबेल वहाँ पर थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनका बेटा बिरजिस कादिर, और साथ ही साथ वहाँ पर जो इस आंदोलन को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे आउटरम, एंजेलिस, लॉरेंस एंड कैंपबेल। इन्होंने इस विद्रोह को यहाँ पर कुचलने का प्रयास किया। वहीं झांसी में हम सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, और वहां पर उनका सामना हुआ ह्यूरोज से। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह और विलियम टेलर ने वहां पर इस विद्रोह को दबाया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, कर्नल जेम्स नील ने यहां पर इस विद्रोह को दबाया। फैजाबाद जो आपका अयोध्या वाला एरिया पड़ता है, यहां पर मौलवी अहमदुल्ला, और इस विद्रोह को यहां पर कुचलने का प्रयास किया जनरल रेनार्ड ने। और बरेली में खान बहादुर खां, और यहां पर इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया विंसेंट आयर ने।
हालांकि ये तो कुछ एक नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता थे जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो वो जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे कि हमने देखा जाट किंग राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, तो राव तुलाराम सिंह जो कि यदुवंशी अहीर नेता थे रेवाड़ी से, अली बहादुर द्वितीय जो कि बांदा के नवाब थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल थे। उमराव सिंह भाटी जो गुर्जर लीडर थे, वो भी इस आंदोलन में, जो बुलंदशहर से थे, वो भी इस आंदोलन में सक्रिय थे। विश्वनाथ शहदेव, इसके अलावा गणपत राव, टकैत उमराव सिंह, उन्हीं के दीवान शेख भिखारी, ये सारे लोग, और इसके अलावा भी बहुत अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, बिजनौर से मोहम्मद खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, मंदसौर से फिरोज शाह, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, राजस्थान से जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, और न जाने कितने ऐसे क्षेत्रीय नेता जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, और इन्होंने इस आंदोलन में जबरदस्त भाग लिया और अपने साहस का अदम्य परिचय दिया। हालांकि ये जो नाम जितने भी इसमें मेंशन किए गए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बनते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार एक एक करके ये विद्रोह, ये आंदोलन की आग एक जगह से दूसरी जगह फैलती चली गई। इस पूरे आंदोलन की जो पूरी स्थिति थी, इसको मैं आपको एक कविता के माध्यम से, आपने जरूर पढ़ी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, उनकी कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार का उस वक्त माहौल था, कैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। वो बोलती हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिसमें इस कविता में जो है झांसी वाली रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, उनके पूरे वीरता और साहस को दर्शाया गया है। किस प्रकार से उन्होंने निडर भाव से एक महिला होने के बावजूद जो अदम्य साहस का परिचय दिया, वो इस कविता में जो है साफ साफ झलकता है। तो देखते ही देखते जैसे आंदोलन फैलता गया, तो मैंने आपको अभी बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारी इस आंदोलन को कुचल रहे थे। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर बर्मा, रंगून निर्वासित कर दिया गया और अपना शेष जीवन उन्होंने वहीं पर बिताया। 1862 में उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उनके पुत्रों की हत्या ब्रिटिशर्स ने पहले ही कर दी थी। अब दिल्ली के बाद यही कुछ हाल देश के अन्य क्षेत्रों का भी हुआ, जहां जहां पर भी आंदोलन हो रहा था। नाना साहब को कानपुर में पराजय हुई, उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया और इसके बाद वो नेपाल चले गए। उसके बाद की आज तक स्थिति का नहीं पता, नेपाल जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। तांत्या तोपे जंगल में एस्केप करते हैं, लेकिन बाद में वो पकड़े जाते हैं और बाद में उनको सजा दे दी जाती है, उनको मृत्युदंड दिया जाता है। रानी झांसी जो थी लक्ष्मीबाई, वो भी हिरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती है 17 जून 1858 को। इसके अलावा जो कुछ अन्य लीडर थे, जैसे खान बहादुर खान, राव साहेब, बख्त खान आदि, इन सब की भी मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। वहीं बेगम अवध नेपाल चली जाती है, जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी लीडर्स जो हैं इधर उधर हो गए। ब्रिटिशर्स ने आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया और वो आंदोलन को कुचलने में सफल भी रहे। हालांकि उनको कठिनाई भी काफी हुई, लेकिन अंततः वो इस आंदोलन को कुचलने में सफल रहे। अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे कारण थे कि यह आंदोलन असफल रहा? क्यों ऐसा हुआ कि आंदोलन फेल हो गया? इतने बड़े स्केल पर यह आंदोलन हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन हुआ, लेकिन क्या कारण थे कि आंदोलन सफल नहीं हो पाया? क्योंकि आंदोलन सफल तब होता, आंदोलन का असली उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश रूल को यहां से जो है अपरूट करना है, उसको हटाना है।
लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या कारण थे, चलिए उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए पहला कारण तो था पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग रेबल्स। जितने भी ये लोग विद्रोही थे इनके बीच में जो था, एक तो संगठन की कमी थी। आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेतृत्व करता है, कोई एक लीडर नहीं है। एक लीडर नहीं है तो लीडर की डायरेक्शन भी नहीं है, क्योंकि जब लीडर होता है वो डायरेक्शन देता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है एक तो संगठन की कमी थी और आपसी सहयोग नहीं था, क्योंकि एक समय पर एक साथ अगर ये आंदोलन होता तो ये आंदोलन बहुत जबरदस्त और बड़े स्तर पर हो सकता था। वास्तविक तौर पे आंदोलन की जो तिथि निश्चित की गई थी वो 31 मई निश्चित की गई थी, लेकिन जो कुछ घटनाएं हुई जैसे हमने देखा, इस वजह से आंदोलन पहले ही अपने निर्धारित समय से पहले ही शुरू हो गया। इसके अलावा अन्य कारण ये थे कि लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस। इसका जो क्षेत्र था वो सीमित क्षेत्र था। हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत है, पश्चिमी भारत है, या आप देखें कि पंजाब का बड़ा क्षेत्र आप देखते हैं जो, वो इस आंदोलन से अछूता रहा। तो इस आंदोलन का लिमिटेड टेरिटोरियल और सोशल बेस रहा। समाज के भी सभी वर्ग, खासकर जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे या जो बड़े ऊंचे जमींदार थे, उन्होंने इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई, वो तटस्थ बने रहे। इसके अलावा अंग्रेजों के पास बेहतर संसाधन थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे, जिससे वे इस आंदोलन को कुचलने में सफल रहे। हमारे जो भारतीय थे, जो भारतीय नेता थे या भारतीय जो लीडर्स थे, इनके पास एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी। सेंट्रल लीडरशिप मतलब एक केंद्रीय नेता नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता थे। दिल्ली के जो बादशाह थे, बादशाह हिंदुस्तान जिनको घोषित किया गया था, बहादुर शाह जफर, वो काफी एजेड थे, बहुत वीक थे, वो आंदोलन का सही प्रकार से नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता होने की वजह से भी ये भी एक बड़ी कमी के तौर पर जो इसका फेलियर का रीजन है वो बन के उभरता है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की विचारधारा और अलग अलग प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य। वास्तव में इस आंदोलन के बाद क्या होना था, अगर वास्तव में ऐसा हो जाता कि अंग्रेजों को अप्रूव कर दिया जाता, तो कौन लीड करता, कौन लीडर होता, बाद के भारत का क्या होता, इस प्रकार की कोई रणनीति नहीं थी, कोई सोच विचार नहीं था। तो ये सब कारण बने। इसके अलावा एकता की कमी, बहुत सारे जो रूलिंग चीफ्स थे, बड़े जमींदार थे, शिक्षित लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन से, जो शिक्षित लोग थे वो पूरी क्लास जो थी इस आंदोलन से दूर रही। और अंग्रेजों के पास जो था कम्युनिकेशन, जो संचार की सेवा, संचार सुविधाएं थी, जिसके माध्यम से तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश पहुंचाते थे कि कहां पर आंदोलन हो रहा है, कौन कहां से आ रहा है, कौन लीड कर रहा है, जिससे वो जो है एक अच्छी रणनीति के तहत इस आंदोलन को काबू पाने में सफल रहे। तो यही सभी कारण रहे जिस वजह से आंदोलन जो है फेल हुआ। आइए अब देखते हैं कि इस आंदोलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उसमें क्या परिवर्तन आया, यानी कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, क्या परिणाम रहा इस आंदोलन का। देखिए इस आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार का जो पूरा प्रशासनिक ढांचा था, या सरकार की जो नीतियां थी, या सरकार का जो रवैया था भारतीयों के प्रति, उन सब में हमें बदलाव देखने को मिलता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था, पूरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, एटीट्यूड था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टुवर्ड्स इंडियंस, वो सब बदल गया। लॉर्ड कैनिंग का नाम ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय पर ये पूरा जो है आंदोलन होता है। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जिनके समय पर यह पूरा आंदोलन हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया, जो कि उस वक्त जिस वक्त ये आंदोलन हुआ, क्वीन विक्टोरिया वाज दी मोनार्क, क्वीन ऑफ द ब्रिटेन, वहां पर वो इलाहाबाद में उनका एक घोषणा पत्र पढ़ते हैं, और उस घोषणा पत्र में जो है कई प्रकार की बातें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस घोषणा पत्र के अनुसार अब भारत पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। वास्तव में हुआ क्या था कि विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून पास किया गया, और इसके तहत भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अब ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। यानी जो ब्रिटिश सम्राट है, यानी ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश ताज है, उनको यह अधिकार मिल गया। यानी जो भी पूरा क्षेत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके ऊपर अब सीधा नियंत्रण हो गया ब्रिटिश क्राउन का। इस तरह भारत पर शासन का भार ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, उनको दिया गया। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे लॉर्ड स्टैनले। अब इनकी सहायता के लिए
15 सदस्य काउंसिल एक अपॉइंट किया गया जो कि पूरा कंट्रोल करेगा और इंडिया में पूरा जो है जो उसका रूल जो है पूरा इंडिया में ब्रिटिश रूल वो उसी के हाथों में होगा। इसके साथ ही जो थे लॉर्ड कैनिंग, इनको भारत का पहला वाइस रॉय यानी कि अब गवर्नर जनरल की पोस्ट समाप्त होके वाइस रॉय की पोस्ट इंट्रोड्यूस हो गई और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइस रॉय बने। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य चीजें भी हुई, जैसे कि इन्होंने अब फर्दर टेरिटोरियल पोजेशंस यानी कि जिस प्रकार से अपना क्षेत्र बढ़ाते जा रहे थे, हमने देखा सहायक संधि के माध्यम से और व्यक्तिगत का सिद्धांत के माध्यम से जो अन्य अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाते थे, अब इन्होंने उस प्रकार से क्षेत्रों का अधिग्रहण करना अपनी इस नीति में परिवर्तन किया। साथ ही साथ जो देसी रियासतें थी वहां के शासक थे, उन शासकों के अधिकारों का, उनके सम्मान का, उनकी गरिमा का इन्होंने जो है सम्मान करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने जो है अन्य सेवाओं को भी सभी के लिए, भारतीयों के लिए भी बिना किसी भेदभाव के खोलना शुरू किया। आर्मी में बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि आर्मी में जो अब है, क्योंकि हमने देखा था कि आर्मी में जो है पंजाबी, गोरखे और पठान, इनको यह माना गया क्योंकि इन्होंने 1857 के युद्ध में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, सरकार के खिलाफ इन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, तो इनको सरकार का समर्थक मानकर बड़ी संख्या में आर्मी में भर्ती किया गया। जबकि अवध, बिहार और मध्य भारत के सैनिकों को, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इसलिए अब इन्हें कम संख्या में सेना में भर्ती किया जाने लगा। तो इस प्रकार से हमें आर्मी में परिवर्तन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आर्मी में जो ये है जो है रेशियो प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, जिसमें ये इंग्लिश जो सैनिक है उनका रेशियो जो है बढ़ाते हैं। अब इस प्रकार से सारी चीजें हुई, आर्मी रीऑर्गेनाइज हो गई और यहां सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब परिणाम रहे 1857 की क्रांति के पश्चात, जो कि ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो पूरा आंदोलन था हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक था, तो अंग्रेजों ने इसी आंदोलन के पश्चात एक बड़ी महत्वपूर्ण नीति जो उनकी थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डालो और राज करो की नीति का जो है बीजारोपण कर दिया जाता है, यानी कि नीति स्टार्ट होती है। और यहां पर इन्होंने देखा कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है, इस एकता को तोड़ने के उद्देश्य से अंग्रेज यहां पे विद्रोह के पश्चात बड़े पैमाने पर मुसलमानों का दमन करते हैं तथा हिंदुओं के प्रति थोड़ा तरफदारी वो उनकी करते हैं। लेकिन 1870 में इस नीति के उलट वो क्या करते हैं, मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने में लग जाते हैं और राष्ट्रवादी आंदोलनों के खिलाफ उन्हें खड़ा करते हैं, यानी एक राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होगी, उसको कुचलने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इस आंदोलन से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिसके विषय में कई बार एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन बन जाता है कि भाई फलाना किताब किसने लिखी, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बुक है 1857, किताब का नाम ही है 1857, ये पुस्तक लिखी है आपकी डॉक्टर एसएन सेन ने। उसी प्रकार द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार ने, द ग्रेट रिबेलियन महान विद्रोह अशोक मेहता ने, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने, जिन्होंने बोला था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम, द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टोक्स ने, और कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अलग अलग ऑथर्स द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको मैंने यहां पर लिख दिया है और आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। इस आंदोलन के प्रकृति के विषय में, नेचर के विषय में अलग अलग इतिहासकार और ऑथर्स का अलग अलग मत है, जिसमें एसएन सेन इसे बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह। आरसी मजूमदार कहते हैं, इनका एक काफी फेमस स्टेटमेंट है और याद रखिएगा ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। उन्होंने बोला है कि ये विद्रोह जो था ये ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर ने इसे बोला है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इट वॉज प्लान्ड यानी कि सुनियोजित था। आउटलैंड ने मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया है। हॉर्म्स ने बोला है कि ये जो रिवोल्ट था ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियंस था। बेंजामिन डिसरायली, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पूछा भी जा सकता है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन को नेशनल रिवोल्ट की संज्ञा दी, राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो याद रखिएगा बेंजामिन डिसरायली, ही वाज द फॉर्मर पीएम ऑफ ब्रिटेन। और लॉरेंस एंड सीले ने इसे बोला इट वाज अ मिलिट्री रिवोल्ट इन रियल सेंस। तो ये कुछ जो है
ओपिनियंस है अलग अलग ऑथर्स के, हिस्टोरियंस के। अब कुछ ऐसे फैक्ट की बात कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए कि जिस वक्त ये आंदोलन हुआ उस वक्त क्वीन ऑफ इंग्लैंड कौन थी, यानी कि उस वक्त ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो क्वीन विक्टोरिया, उनका नाम याद रखिएगा, क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी जिस वक्त ये आंदोलन हुआ। प्रश्न बन सकता है। पीएम ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामरस्टन, इनका नाम याद रखिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि पहले वाइसरॉय भी बने भारत के। चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया जॉर्ज एंसन और लेटर सर कॉलिन कैंपबेल। अब इनका नाम याद रखिए, दो नाम क्यों लिखे, क्योंकि जॉर्ज एंसन की जो है मई 1857 में ही डेथ हो जाती है, जब ये रिवोल्ट स्टार्ट ही हो रहा होता है। तो लेटर कौन बनते हैं, कॉलिन कैंपबेल, ये जो थे ब्रिटिश आर्मी चीफ थे इन इंडिया, दोनों का नाम याद रखिएगा। इस आंदोलन का जो सिंबल था, यानी कि जो प्रतीक था, वो था रोटी यानी चपाती और ब्रेड आप बोल सकते हैं, एंड कमल, कमल यानी लोटस का पुष्प। इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम वास्तविक धुंधु पंत था। तांत्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम जो था मणिकर्णिका था। हाल ही में उनके पूरे कैरेक्टर के ऊपर जो है मणिकर्णिका मूवी भी आई थी बॉलीवुड की। और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के लिए हीरोज जिन्होंने उनको पराजित किया था, युद्ध में हराया था, जो उनका शत्रु था, उन्होंने ही उनकी तारीफ में बोला था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है, तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए उन्होंने ये बोला है। तो इस प्रकार से इस आंदोलन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मतलब ये पूरा जो टॉपिक है आप कहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।